स्टूडेंट्स, आज हम भारत की खोज का अध्याय नंबर 9 दो पृष्ठभूमियाँ भारतीय और अंग्रेजी इस अध्याय का विस्तृत वर्णन करेंगे। बच्चों, इसमें भारत और अंग्रेज़ों के बारे में वर्णन किया गया है कि भारत में अगस्त सन 1942 में जो कुछ हुआ वह आकस्मिक नहीं था। वह पहले से जो बहुत कुछ होता आ रहा था उसकी उसकी चरम परिणति थी। इसके बारे में आक्षेप, आलोचना और सफाई के रूप में बहुत कुछ लिखा जा चुका है और बहुत सफाई दी जा चुकी है। फिर भी इस लेखन में जो असली बात गायब है, क्योंकि इसमें एक ऐसी चीज को केवल राजनीतिक पहलू से देखा गया है जो राजनीति से कहीं अधिक गहरी थी। इस सब के पीछे वह तीव्र भावना बच रही है थी, जो चाहे कुछ हो जाए यह राज्य अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बच्चों, इसमें ये बताया गया है कि भारत में अगस्त 1942 में जो चीज़ भी घटित हुई थी, जो कुछ भी घटित हुआ था, वह कोई अचानक नहीं था, बल्कि जो पीछे की घटनाएं थी, अर्थात जो भारतीय थे वो अंग्रेज़ों के अत्याचारों से बहुत अधिक गुस्से में थे। वो उनके अत्याचारों को अब सहन नहीं कर सकते थे और यही कारण था कि 8 अगस्त 1942 की रात को बम्बई में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। और ये प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा ये प्रस्ताव पास किया गया। और इस प्रस्ताव को जैसे पास किया गया, इसके बारे में बहुत से लोगों ने आलोचनाएं की, आक्षेप किए और सफाई के रूप में बहुत कुछ कहा और इसके लिए बहुत कुछ सफाई भी दी गई। लेकिन असली बात यह थी कि जो उस समय की राजनीति थी, उस राजनीति में जो लोग थे, भारतीय जो लोग थे, वो अंग्रेज़ों के अत्याचार से इतने तंग आए हुए थे, वे अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ना चाहते थे और उन्होंने अपने मन में ये निश्चय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, यह राज्य या अंग्रेज़ों का जो आधिपत्य है वो अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। जनता की ओर से अकस्मात असंगठित प्रदर्शन और विस्फोट, जिसका अंत हिंसात्मक संघर्ष और तोड़फोड़ में होता था, जबरदस्त और शक्तिशाली हथियारबंद सेनाओं के विरुद्ध भी लगातार चलते रहे। इनसे जनता की भावनाओं की तीव्रता का पता लगता है। इसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से भारतीय और अंग्रेज़ों में किस प्रकार से उथल पुथल हुआ और अंग्रेज़ों की जो दमन नीति थी वो कैसी थी, उसके बारे में वर्णन किया गया है कि जनता की ओर से, जो भारतीय जनता थी, भारतीय जनता की ओर से कई बार जो है अचानक ही असंगठित प्रदर्शन, बहुत से प्रदर्शन किए जाते थे, बहुत से विस्फोट किए जाते थे, जिसका जो अंत होता था वो हमेशा हिंसात्मक संघर्ष और तोड़फाड़ फोड़ होती थी। क्यों होता था? क्योंकि भारतीयों के पास सेना बहुत कम थी, आधुनिक हथियार नहीं थे, जबकि दूसरी ओर अंग्रेज़ों के पास आधुनिक सेनाएं थी और उनके सेना भी बहुत अधिक थी। इससे जो है वो लगातार जो है अंग्रेज़ों के साथ जब भारतीयों का युद्ध होता तो उसमें बहुत अधिक तोड़फोड़ और विस्फोट हुआ करते थे। इससे जनता की भावनाओं की तीव्रता का पता चलता है। यह भावना उनके नेताओं की गिरफ्तारी से पहले भी थी, लेकिन इन गिरफ्तारियों और उसके बाद अक्सर होने वाली गोलीकांड से ने जनता के क्रोध को भड़का दिया। अर्थात जब इस प्रकार के आंदोलन भारतीय लगातार करते रहे तो इन इसके कारण अंग्रेज भी उनका मुकाबला करते और बहुत से भारतीयों को गिरफ्तार किया जाता और गिरफ्तारी के साथ साथ वहाँ पर उनके ऊपर अत्याचार भी किया जाता। इससे भारतीय जनता में और अधिक क्रोध जो था वो भड़क उठा और वे इतने अधिक क्रोधित और उत्तेजित हो गए थे कि वो चुप नहीं बैठ सकते थे। ऐसे परिस्थितियों में जो स्थानीय नेता सामने आए और कुछ समय के लिए उनका अनुकरण किया गया और ऐसे समय में जब भारतीयों के ऊपर बहुत अधिक अत्याचार किया गया तो कुछ जो नेता थे, जो स्थानीय नेता थे, वो उनका प्रतिनिधित्व करने लगे
और आम जो लोग थे, जो भारतीय थे, वो उनका अनुसरण करने लगे। लेकिन उन्होंने जो निर्देश दिए वे काफ़ी नहीं थे। अपने मूल रूप से यह एक सहज आंदोलन, जन आंदोलन था। पूरे भारत में 1942 में युवा पीढ़ी ने, विशेष रूप से विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने, हिंसक और शांतिपूर्ण दोनों तरीके की कार्रवाइयों में महत्वपूर्ण काम किया। अर्थात ऐसी परिस्थितियों में जब ये आंदोलन अंग्रेज़ों के और भारतीयों के आंदोलन हो रहे थे, ऐसी परिस्थितियों में जो विशेषकर 1942 में विश्वविद्यालयों के जो विद्यार्थी थे, स्टूडेंट्स थे, उन्होंने इन आंदोलनों में हिस्सा लिया और उन्होंने अंग्रेज़ों की हिंसक और शांतिपूर्ण दोनों ही कार्रवाइयों में उन्होंने भारतीयों का साथ दिया। और विद्यार्थी जो थे, जब उन्होंने अंग्रेज़ों के अत्याचारों को देखा तो वो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए और उनके अंदर गुस्सा और भर गया। इसी तरह 1857 के गदर के बाद पहली बार भारत में ब्रिटिश राज के ढांचे को बलपूर्वक चुनौती देने के लिए बहुत बड़ी जनसंख्या उठ खड़ी हुई। यह चुनौती मूर्खतापूर्ण और बेमौके की थी। उन्होंने कहा है कि जब हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसके बाद पहली बार भारतीयों में इतना अधिक अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रोध था कि वो उन्हें चुनौती देने के लिए वो एकजुट हो गए और वो बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने अंग्रेज़ों का सामना किया। लेकिन ये जो सामना था, वो कहते हैं ये मूर्खतापूर्ण चुनौती थी और बेमौके की थी। क्यों? क्योंकि दूसरी ओर तो सुगठित हथियारबंद सैनिक थे, क्योंकि अंग्रेज़ों के बाद तो शक्तिशाली सैनिक थे और आधुनिक हथियार थे, जबकि हमारे पास, भारतीयों के पास जो थे, वो सैनिक शक्ति भी कम थे और आधुनिक हथियार भी बहुत कम थे। यह सैनिक शक्ति इतिहास में पहले किसी अवसर की तुलना में कहीं अधिक थी। इस भीड़ में ना तो कभी द्वंद्व की तैयारी की थी और ना ही इसके लिए समय का चुनाव खुद किया था, क्योंकि भारतीयों को ना तो युद्ध की तैयारी के इतने अच्छे तरीके पता थे और ना ही वो युद्ध के लिए तैयार थे। लेकिन इस आंदोलन के लिए जब वो शुरू हो गए तो अंग्रेज़ों ने उनका डटकर सामना किया, लेकिन अंग्रेज़ों के सामने वो बहुत समय तक खड़े ना रह सके, क्योंकि भारतीयों के पास इतनी सैन्य शक्ति और आधुनिक हथियार नहीं थे। यह स्थिति उनके सामने अनजाने ही आ गई। तत्कालिक प्रतिक्रिया के रूप में, भले ही यह प्रतिक्रिया नासमझी से भरी या गलत रही हो, लेकिन इससे भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपने प्रेम और विदेशी शासन के विरुद्ध अपनी घृणा को प्रकट किया। वो कहते हैं कि चाहे उनका ये आंदोलन नासमझीपूर्ण था, चाहे उनका ये आंदोलन मूर्खतापूर्ण था, लेकिन जब उन्होंने अंग्रेज़ों का सामना किया तो उन्हें ये पता चला कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो युद्ध करना है, वो अंग्रेज़ों ने कैसे कूटनीतियों से काम लिया था। अर्थात इन आंदोलनों के द्वारा उस युवा शक्ति में अंग्रेज़ी शासन के खिलाफ और अधिक घृणा भर गई और वो घृणा को प्रकट करने के लिए उन्होंने किस प्रकार से वो तैयार हुए, कैसे अंग्रेज़ों और भारत का युद्ध हुआ जिसमें असंख्य लोग मारे गए। सन 1942 के दंगों में पुलिस और सेना की गोलीबारी में मारे गए और घायल हुए लोगों की संख्या के अनुपातिक सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1028 मरे और 3200 घायल हुए। जनता के अंदाज के अनुसार मृतकों की संख्या 25,000 कही जाती है, पर यह संख्या भी संभवतः अतिरंजित है। शायद 10,000 की संख्या ज़्यादा सही होगी। उन्होंने ये बताया है कि 1942 में जब दंगे हुए, पुलिस और सेना की गोलीबारी में जब असंख्य भारतीय मारे गए, तो उस समय जो सरकारी आंकड़े थे उन्होंने भी गलत बताया। उन्होंने ये बताया कि 1028 जो लोग हैं वो मारे गए हैं और 3200 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। लेकिन जनता के अनुसार लोग ऐसा मान रही थी कि जो मरने वालों की संख्या है वो 25,000 के करीब हुई है। लेकिन यह जो संख्या थी ज़्यादा भी हो सकती थी और कम भी हो सकती थी। शायद उन्होंने बताया है, लोगों के अनुसार ऐसा माना गया
कि ये जो मृतकों की संख्या है ये इससे ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी, शायद 10,000 की संख्या जो है वो ज़्यादा सही होगी। यह असाधारण बात थी कि बहुत से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन खत्म हो गया था और उन हिस्सों पर दोबारा विजय पाने के लिए उसे कई दिन और कभी-कभी हफ्ते लग गए। ऐसा विशेष रूप से बिहार में, बंगाल के मिदनापुर जिले में और संयुक्त प्रांत के दक्षिण पूर्वी जिले में हुआ था। यह बात ध्यान देने की है कि संयुक्त प्रांत के बलिया जिले में भीड़ के खिलाफ शारीरिक हिंसा हिंसा या लोगों को चोट पहुंचाने की कोई गंभीर शिकायत नहीं थी। उन्होंने ये बताया है कि ये जो लोग जो 10,000 के आसपास लोग मारे गए थे, ये शहरी क्षेत्र में भी हो सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो सकते हैं। और ब्रिटिश शासन अब खत्म हो गया था, लेकिन उन हिस्सों पर दोबारा से विजय पाने के लिए उन्हें कई हफ्ते या कई दिन लग गए थे। ऐसा कहाँ हुआ? बिहार में, बंगाल के मिदनापुर जिले में, संयुक्त प्रांत के दक्षिण पूर्वी जिले में, ऐसे कई जगह पर हुआ। लेकिन उन्होंने ये बताया कि संयुक्त प्रांत के बलिया जिले में भीड़ के खिलाफ शारीरिक हिंसा या लोगों को चोट पहुंचाने का कोई गंभीर शिकायत नहीं मिली थी। बच्चों, आगे है भारत की बीमारी अकाल। कि भारत की बीमारी क्या है? भारत बहुत बीमार था, तन और मन दोनों से ही। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जो थे वो उनके ऊपर इतने अधिक हावी हो चुके थे कि वो शारीरिक रूप से भी बीमार था और मानसिक रूप से भी बीमार था। जबकि लड़ाई में कुछ लोग बहुत फूले थे, दूसरे पर बोझ चरम सीमा पर पहुंच गया था और इसकी भयानक स्मृति दिलाने के लिए अकाल पड़ा, दूर दूर तक विस्तृत अकाल जिसका प्रभाव बंगाल, पूर्वी और दक्षिणी भारत पर पड़ा। उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों के सामने तो भारत बहुत बीमार था ही, शारीरिक और मानसिक रूप से। जबकि लड़ाई में कुछ लोग तो बहुत ही, उनकी स्थितियां सब कुछ छिन गया, उनका घर परिवार सब कुछ खत्म हो गया और कुछ लोग बहुत फल फूल रहे थे। और इसकी भयानक स्मृति दिलाने के लिए और क्या हो गया कि भारत में अकाल पड़ गया, अर्थात वर्षा समय पर नहीं आई, लोगों की फसल नहीं हुई, दूर दूर तक जो अकाल था उसका प्रभाव बंगाल, पूर्वी दक्षिणी भारत पर पड़ा। ब्रिटिश शासन के पिछले 170 वर्षों में सबसे बड़ा और विनाशकारी था। मतलब इतना अकाल पड़ा था उस समय में कि 170 वर्ष पहले इतना बड़ा अकाल कभी नहीं पड़ा था। इसकी तुलना 1766 से 1770 के दौरान बंगाल और बिहार के भयंकर अकालों से की जाती है। वो कहते हैं कि उस समय में 1942 के आसपास इतना ज़्यादा भारत में अकाल, एक तो वैसे अंग्रेज़ों से बहुत वो दबे हुए थे और उनकी स्थिति दयनीय थी, दूसरी ओर भारत में अकाल ने भी उनको और कमज़ोर बना दिया और तोड़ दिया और इतना ज़्यादा अकाल पड़ा कि पिछले 170 वर्षों तक ऐसा अकाल नहीं पड़ा था। ब्रिटिश शासन की स्थापना के आरंभिक परिणाम थे। इसके बाद महामारी फैली, विशेषकर हैजा, मलेरिया। वो कहते हैं उस अकाल के कारण जो है वो भारत में इतनी महामारी फैली कि लोगों को हैजा, मलेरिया आदि ये बीमारी फैल गई और दूसरे सूबों में भी फैली और आज भी हजारों की संख्या में लोग इसके शिकार हो रहे हैं। इस अकाल ने ऊपर के थोड़े से लोगों की खुशहाली के झीने आवरण के नीचे भारत की जो तस्वीर दी उसे उघाड़ कर रख दिया। यह तस्वीर ब्रिटिश शासन की बदहाली और बदसूरती की तस्वीर है। वो कहते हैं कि कुछ लोग तो इस अकाल के कारण जो है बिल्कुल ही उनकी स्थिति दयनीय हो गई और कुछ लोग जो हैं वो खुशहाल हो गए। तो ब्रिटिश शासन की बदहाली और बदसूरती की तस्वीर ये थी कि एक तो वो ब्रिटिश शासन की वजह से बहुत अधिक उनकी दयनीय स्थिति थी, दूसरी ओर भारत में पड़ने वाले उस अकाल के कारण भी उनकी जो स्थिति थी वो बहुत ही अधिक दयनीय हो गई। जब यह सब घटित हो रहा था और कलकत्ता की सड़कों पर लाशें बिछी थी, कलकत्ता के ऊपरी तबके के 10,000 लोगों के सामाजिक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। उन्होंने बताया है कि जब यह अकाल पड़ा और कलकत्ता की सड़कों पर असंख्य लोगों की लाशें बिछी हुई थी,
तो कलकत्ता के ऊपरी तबके के उच्च वर्ग के जो लोग थे, कितने 10,000 जो लोग थे, उनके सामाजिक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। अर्थात जो उच्च वर्ग के लोग थे, इस अकाल पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और प्रभाव किस, उनके नाचने गाने और दावतों में विलासिता का प्रदर्शन हो रहा था और जीवन उल्लास से भरा था। मतलब उस समय जो भारत में भी बहुत अंतर विरोधी, जो भारत एक अंतर विरोधी देश है, क्योंकि जब अकाल पड़ा था तो 10,000 या उच्च वर्ग के जो लोग थे, जो ऊपरी तबके के थे, वो कहते हैं कि उनके ऊपर इस अकाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनके जीवन का रहन सहन में कोई परिवर्तन नहीं है। नाच गाने विलासिता दावतें, ये सभी जो था प्रदर्शन हो रहा था, उनके जीवन में उल्लास भरा हुआ था। अक्सर कहा जाता है भारत अंतर विरोधियों का देश है। कुछ लोग बहुत धनवान हैं और बहुत से लोग बहुत गरीब हैं। यहाँ आधुनिकता भी है और मध्य युगीनता भी है। यहाँ शासक भी है और शासित भी है, ब्रिटिश भी है और भारतीय भी है। यह अंतर विरोध सन 1943 के उत्तरार्ध के अकाल के इन भयंकर दिनों में जैसे कलकत्ता शहर में दिखाई पड़ी, वैसे पहले कभी नहीं दिखाई पड़ी थी। वो कहते हैं कि भारत अंतर विरोधी देश होने के कारण जहाँ उच्च वर्ग के लोग हैं तो वहाँ निम्न वर्ग के भी लोग यहाँ दिखाई देते हैं। अर्थात यहाँ पर जहाँ आधुनिकता है तो वहाँ निर्धनता भी है। अर्थात 1943 के उत्तरार्ध में अकाल के उन भयंकर दिनों में जैसे कलकत्ता शहर में दिखाई दिया, वैसे पहले कभी नहीं नजर आया था। अकाल की गहरी वजह उस बुनियादी नीति में भी है जो भारत को दिनों दिन गरीब बनाती जा रही है और जिसके कारण लाखों लोग भुखमरी का जीवन जी रहे हैं। भारत में ब्रिटिश शासन पर बंगाल की भयंकर बर्बादी ने और उड़ीसा के मालाबार एवं दूसरे स्थानों पर पड़ने वाले अकाल ने आखिरी फैसला ले लिया। अर्थात भारत में जो ब्रिटिश शासन पर जो ये अकाल हुआ, उसमें बंगाल की बर्बादी, उड़ीसा और मालाबार जैसे स्थानों पर हमें अनेक जगह दिखाई देती है। क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी मृत्युशैया पर पड़े हुए ये कहा था कि भारत की जो स्थिति है वो ब्रिटिश शासन ने इतनी दयनीय कर दी है कि अब भारत के पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है। उन्होंने भारत के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। कितना नग्न दुर्गति, अंत में उनके सदियों पुरानी प्रशासन की धारा सूख जाएगी और वे पीछे अपने कीचड़ और कचरा छोड़ जाएंगे। अर्थात उन्होंने भारतीयों की स्थिति को इतना अधिक नग्न कर दिया है कि भारत के कि अब अगर अंग्रेज चले भी गए तो भारत के पास सिर्फ अब कीचड़ और कचरा ही रह जाएगा। अर्थात भारतीय लोगों के पास अब कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उनका सब कुछ लूट लिया है। लेकिन उन्होंने कहा है कि अकाल और युद्ध के दौरान प्रकृति अपनी काया कल्प करती है। उन्होंने कहा है कि अगर कहीं पर भी अकाल पड़ता है या युद्ध होता है तो युद्ध के बाद जो प्रकृति है वो एक परिवर्तन लाती है, क्योंकि युद्ध के बाद या अकाल के बाद भी एक सुनहरा जीवन आता है। क्योंकि जब कभी भी चारों ओर अकाल होता है तो कुछ समय के पश्चात चारों ओर फूल खिले हुए हरी घास दिखाई देती है। उसी प्रकार से मनुष्य के पास मृत्यु का विलक्षण गुण होता है। वह कहानी और यादों से निर्मित अतीत में बसता है। यह वर्तमान, इससे पहले हमें उसका बोध हो, अतीत खिसक जाता है। आज जो बीते हुए कल की संतान है खुद अपनी जगह अपनी संतान आने वाले कल को दे देती है। अर्थात हम अपने जो अतीत है, हम अपनी जो बातें हैं अपनी संतान को और आने वाले लोगों को दे देते हैं। लेकिन कमज़ोर आत्मा वाले समर्पण कर देते हैं और वे हटा दिए जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर जो कमज़ोर आत्मा वाले लोग होते हैं वो विकट परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकते और वो अपने आप को समर्पित कर देते हैं और उन्हें हटा दिया जाता है। लेकिन बाकी लोग मशाल को आगे लेकर चलते हैं और आने वाले कल के मार्गदर्शकों को सौंप देते हैं। तो बच्चों, आज आपने ये चैप्टर नंबर 9 पढ़ा है, दो पृष्ठभूमियाँ, भारतीय और अंग्रेजी। आशा है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।